नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका नॉलेज पंडित यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हिस्ट्री के बहुत शानदार क्वेश्चन लेकर आए हूँ। खेलो और सीखो, क्विज खेलिए क्विज। 4 ऑप्शन है आपके सामने और देखिए खेल खेल में पढ़ाई का क्या स्तर है। भारत में सबसे पुराना लोह युग जुड़ा है, बताइए किससे? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा चित्रित धूषण मृदभांडों से। तो ये चित्रित धूसर मृदभांड क्या होते हैं? तो इस काल में, लोह काल में जो है, लोह युग में लोग एक विशिष्ट प्रकार के बर्तन यूज करते थे जिसको आप ऑप्शन नंबर ए चित्रित धूसर मृदभांड कहते हो। अगला क्वेश्चन देखो। अगले प्रश्न नंबर आपसे पूछा गया है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मगध में किसका विशाल भंडार था? तो सही आंसर है भैया, लोहे का विशाल भंडार मिला था मगध में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो भैया बिंबिसार, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये गद्दी पर बैठा था 545 ईस्वी में। इसने जो है राजगृह को, ग्रह का निर्माण करके अपनी राजधानी बनाई थी, राजगृह को। ठीक है, याद रखना। ठीक है, बौद्ध अनुयायी था और इसके यहाँ का एक राजवैद्य था जिसका नाम था जीवक, जो कि बहुत फेमस है, जीवक। ठीक है, और इसको ही मारकर इसका पुत्र गद्दी पर बैठ गया। उस पुत्र का नाम था अजात शत्रु, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा उस राज्य का नाम बताइए जहां पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया गया। तो सबसे पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल मगध में ही किया गया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर, नाम सुना है सिकंदर का, के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? तो सही आंसर है भैया, यहाँ पर क्या हो जाएगा सही आंसर? सिकंदर के साथ किसने मुकाबला किया था? झेलम नदी के तट पर, बताइए। बहुत बढ़िया, कोशिश करिए, देखते हैं किस किस को इसका आंसर पता है और किसको नहीं। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया? यहाँ सही आंसर है आपका पोरस। सिकंदर और पोरस की लड़ाई पता है ना? सिकंदर पोरस, झेलम नदी के तट पर लड़ाई, याद आ गया। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? तो यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम ऑप्शन नंबर बी मूसा संहिता यहूदियों का धार्मिक पाठ है। अगला क्वेश्चन देख लो। अगले में आपसे पूछा गया, प्लीज लाइक कर लो, देख लो लाइक कर दिया या नहीं, एक बार सभी लाइक कर दो। निम्नलिखित में से राजवंशों के कालानुक्रम को बताओ। सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन? तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले हर्यक वंश आया था। ठीक है, हर्यक वंश के बाद आया था आपका शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बाद आपका आया था नंद वंश और नंद के बाद आए थे आपके मौर्य। ठीक है, हर्यक नंबर 1, शिशुनाग नंबर 2, नंद नंबर 3 और मौर्य नंबर 4। याद कर लो, चारों एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलना। महाभाष्य किसने लिखा था, आपको बताना है। महाभाष्य, यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा महाभाष्य के लिए? ऑप्शन नंबर डी पतंजलि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया निम्नलिखित नामों में से प्राचीन भारत के चिकित्सकीय त्रय बताइए। चिकित्सकीय 3 लोग हैं जिनको चिकित्सकीय त्रय बोला जाता है। वो हैं आपके चरक नंबर 1, सुश्रुत नंबर 2 और बाघभट्ट नंबर 3। ये 3 पुराने जमाने में प्राचीन भारत के चिकित्सकीय त्रय बोले जाते थे। 3 चिकित्सा में, आयुर्वेद में बिल्कुल पारंगत लोग। ठीक है, नाम याद कर लो। कई लोगों ने सोचा होगा कि पतंजलि होगा, पतंजलि नहीं है। ठीक है, याद रखना। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी, बताइए। स्रोत सामग्री लिखने की प्रयुक्त भाषा इनमें से कौन सी हो जाएगी, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? सही आंसर है आपका संस्कृत। प्राचीन भाषा में स्रोत सामग्री के लिए संस्कृत अधिकांशतः यूज की जाती है, बाकी पूरी भाषा यूज की जाती थी, ब्राह्मी भी, पाली भी, खरोष्टी भी, लेकिन आपसे पूछा गया सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा संस्कृत। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा था, बताइए। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद भैया बिंदुसार बैठा था। एक वो बिंबिसार है, बिंबिसार अलग है आपका, है ना। बिंबिसार पढ़ा था आपने, मगध वाला, जिसका पुत्र अजातशत्रु था, वो ये ऊपर वाला, ये नहीं, बिंदुसार। बिंदुसार और बिंबिसार में लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, याद रखना। ठीक है, मौर्य के बाद बिंदुसार। अगला क्वेश्चन देखो, यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का श्रेय किसे जाता है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है चंद्रगुप्त
चंद्रगुप्त मौर्य बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपसे पूछा गया है बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ पर थी। तो बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति एक जगह पे थी जिसका नाम है आपका तक्षशिला। और बिंदुसार ने भेजा था किसको? बिंदुसार ने भेजा था अशोक को कुमारा मात्य बनाकर भेजा था। अशोक को कुमारा मात्य बनाकर भेजा था तक्षशिला में, और अशोक ने उस अशांति को दूर करके वहाँ पर लोगों का दिल भी जीता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ पर गुजारे थे? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा श्रवणबेलगोला, ऑप्शन नंबर डी। कमेंट करके बताओ श्रवणबेलगोला कहाँ पर है, कमेंट करके बताइए श्रवणबेलगोला कहाँ पर है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अपने अंतिम जीवन काल में अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़ दिया, और जैन साधु था भद्रबाहु, उसके साथ चले गए श्रवणबेलगोला। चलो मैं ही आपको बता देता हूँ, मत परेशान। मैसूर, मैसूर जो है श्रवणबेलगोला, मैसूर, मैसूर किस राज्य में है ये बता दो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो अशोक के अधीन मौर्य साम्राज्य का सबसे अच्छा वर्णन क्या है बताइए, कोशिश करिए। तो केंद्रीकृत एकाधिपत्य, अशोक द्वारा मौर्य साम्राज्य में राजतंत्र में केंद्रीकृत एकाधिपत्य हासिल किया था, शासन प्रणाली लागू करी थी। अगला क्वेश्चन देखो, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आ गया था? तो भैया जब कलिंग युद्ध हुआ था तो अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन आ गया था। कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक द्वारा भेरी घोष की नीति त्याग कर धम्म घोष की नीति अपना ली गई थी। बहुत उसको आघात पहुंचा था कलिंग युद्ध में। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? तो देवनाम प्रियदर्शी नाम रखवाने वाला यहाँ पर कौन था? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, मौर्य राजा अशोक। ठीक है, मौर्य राजा अशोक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अशोक ने अपने अभिलेखों में, शिलालेखों में देव नाम प्रिय या फिर देव नाम प्रियदर्शी तथा राजा, ये सब उपाधियां अपने आप को दी हैं, उसमें नोट करवाई हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, हाँ बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आपसे पूछा गया है सिकंदर महान का शिक्षक कौन है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए, सिकंदर का शिक्षक कौन था? आप लोगों ने कई बार इस क्वेश्चन को एग्जाम में भी देखा होगा और पढ़ा भी होगा, कई जगह ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। तो कमेंट करके बताइए सिकंदर का शिक्षक कौन था। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों को पता है। ठीक है, सिकंदर का शिक्षक का नाम। हाँ चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए कौन सी भाषा प्रयोग होती थी? सभी को पता है, संस्कृत बिल्कुल सही आंसर है। इसका मैं आपको अभी आंसर बता चुका हूँ। ठीक है, अभी बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था या नहीं, याद है? हाँ, हेरोडोटस को माना जाता था, बताइए क्या? तो हेरोडोटस को आपका इतिहास का जनक, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा है अलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस की लड़ाई कहाँ पर हुई थी? तो यहाँ पर दोनों आंसर सही हैं आपके, ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। अब आप लोग बोलोगे कि सर नहीं, झेलम नदी पर हुई थी। तो भैया इसका भी मतलब झेलम ही नदी है। जो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है ना, हाइडे स्पीच, ये भी झेलम नदी ही है। अब आप बताओ कैसे? तो ये झेलम नदी कैसे है? तो पोरस और सिकंदर, तो सिकंदर जहाँ का था ना भैया, वहाँ पर झेलम नदी को हाइडे स्पीच नदी कहा जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए और बी दोनों ही सही होगा, याद रखना। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन समझ में आ गया क्या बोला मैंने? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देवनाम प्रिय, अभी आपको बताया कौन था भैया? देवनाम प्रिय। अशोक ने अपने शिलालेखों और स्तंभों में देवनाम प्रिय या देवनाम प्रियदर्शी, ये दो नाम डलवाए हैं अपने लिए, और राजा का भी बहुत ज़्यादा उसने यूज़ किया है। कलिंग युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किसे महाराजा अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? बताइए, कलिंग युद्ध के बाद इनमें से कौन सा था? ये क्या है? ये शिलालेख लिखें, शिलालेख। तो शिलालेख नंबर, रॉक एडिक्ट मतलब शिलालेख नंबर 13, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में लिखा है, और उसने अपने रूपांतरण को दर्ज किया कि भैया हम बदल गए हैं, बहुत आहत हुए हैं हम। किस शिलालेख में राजा देश ने अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? तो मैंने अभी आपको बताया शिलालेख नंबर 13। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा?
राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन सा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी दूत मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर सी मेगास्थनीज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इंडिका किसने लिखी थी? इंडिका किसकी पुस्तक थी? तो इंडिका बहुत फेमस है और ये थी आपकी मेगास्थनीज की पुस्तक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, याद रखना। एग्जाम में कई बार पूछा है ना, कई बार पूछा, एक दो बार नहीं कई बार। मौर्य दरबार में ग्रीस का राजदूत, अभी यूनानी पढ़ा था आपने मेगास्थनीज, अब बताओ ग्रीस का राजदूत कौन था? तो भैया ग्रीस और यूनानी एक ही है, मेगास्थनीज ही सही आंसर हो जाएगा। चाहे ग्रीस लिख के आए चाहे यूनानी लिख के आए, गलत मत करना। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी उपगुप्त। अशोक ने उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाने की घोषणा की थी, अपनाया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए तक्षशिला। तक्षशिला से संबंधित थे चाणक्य। चाणक्य या फिर इनका दूसरा नाम क्या था? कौटिल्य, याद रखना। तक्षशिला से संबंधित थे। इनकी पुस्तक का नाम बताइए, चाणक्य की पुस्तक का नाम बताइए, कौटिल्य की पुस्तक का नाम बताइए। बहुत फेमस पुस्तक, आप लोगों को पता होगा, तो कमेंट करके बताइएगा पुस्तक का नाम। क्वेश्चन कैसे लगे? ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल पर। यदि पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए सभी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।